हमने कल की वीडियो में कक्षा 10 जो विज्ञान के सैंपल पेपर के 2 पार्ट का सॉल्यूशन देखा था और आज के पार्ट में हम जो हमारा बायोलॉजी का जो पार्ट है सी पार्ट उसके सॉल्यूशन को देखते हैं। तो चलिए पेपर को देखते हैं कि उसमें किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। सी जो पार्ट है, देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है कि मानव मादा में लैंगिक गुणसूत्र हैं, यानी जो मानव मादा के अंदर जो लैंगिक गुणसूत्र होते हैं उनका वो कौन कौन से होते हैं। तो देखिए हमारी जो कोशिका होती है उस कोशिका में 46 गुणसूत्र होते हैं। इन गुणसूत्रों में 44 जो गुणसूत्र होते हैं उन्हें कायिक गुणसूत्र कहा जाता है, जबकि जो 2 गुणसूत्र होते हैं उन्हें हम लैंगिक गुणसूत्र कहते हैं। तो 44 और 2 46 यानी 46 क्रोमोसोम या गुणसूत्र हमारी कोशिका के अंदर पाए जाते हैं। अब अगर इनमें से हम नर कोशिका के अंदर बात करें तो ये होते हैं एक्स और वाई, जबकि मादा कोशिका के अंदर अगर हम बात करें तो ये होते हैं एक्स और एक्स। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा पहला एक्स एक्स। नेक्स्ट, निम्न में से आहार श्रृंखला यानी फूड चेन कौन बनाते हैं। देखिए एक फूड चेन में सबसे पहले आते हैं उत्पादक, और उत्पादक आपको पता है प्रकाश संश्लेषण करने वाले जितने भी पादप हैं वो आएंगे। इसके बाद आते हैं शाकाहारी, और शाकाहारी के बाद आते हैं मांसाहारी या फिर सर्वाहारी। तो देखिए फर्स्ट अगर हम देखें ऑप्शन तो घास ये भी उत्पादक है, गेहूं ये भी उत्पादक है और आम ये भी उत्पादक है। दूसरे ऑप्शन को देखें, घास आपको पता है ये उत्पादक है, बकरी ये शाकाहारी है और मानव ये तो सर्वाहारी होता है। तो इसलिए आपका ऑप्शन यहाँ क्या हो जाता है, बी हो जाता है। बाकी ऑप्शन को भी देखते हैं कि वो सही क्यों नहीं है। तो देखिए यहाँ बकरी ये शाकाहारी है, गाय शाकाहारी है और हाथी ये भी शाकाहारी है। घास, मछली और बकरी तो ये भी फूड चेन का मिलकर के फूड चेन नहीं बना सकते। हाँ किसी योजक कड़ी में ये हो सकते हैं, लेकिन इन तीन से मिलकर के फूड चेन नहीं बन सकती है। तो फूड चेन तभी बनेगी जब उसमें उत्पादक होंगे, शाकाहारी होंगे, मांसाहारी या फिर सर्वाहारी होते हैं। चलो अगले प्रश्न को देखते हैं। पृथ्वी पर पैराबैंगनी किरणों को रोकने वाली परत का क्या नाम है। तो इस परत का नाम होता है ओजोन। ओजोन जो परत है वो सूर्य से आने वाली पैराबैंगनी विकिरणों को पृथ्वी तक नहीं आने देती है। अगला प्रश्न है आपका कि हार्मोन और एंजाइम यानी ऐसी कौन सी ग्रंथि है जो हार्मोन भी बनाती है और एंजाइम भी स्रावित करती है। अब इससे संबंधित 2-3 प्रश्न बन सकते हैं, तो मैं उन प्रश्नों को आपको समझा देता हूं डिटेल के अंदर। देखिए ये जो प्रश्न है तो इसका उत्तर जो है आपका वो होगा अग्नाशय, यानी अग्नाशय जो ग्रंथि है उससे हार्मोन भी आपके स्रावित किए जाते हैं और एंजाइम भी बनाए जाते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए ये बन सकता है कि जो अग्नाशय आपकी ग्रंथि है ये दोनों ही प्रकार की है, अंतःस्रावी ग्रंथि भी है और बहिस्रावी ग्रंथि भी है। तो प्रश्न ये भी पूछा जा सकता था कि कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों का कार्य करती है, तो वो कौन सा है, आपकी अग्नाशय है। तीसरा कि भी अग्नाशय जो है उसमें जो कौन कौन से हार्मोन उससे निकलते हैं, तो मुख्य रूप से 2 प्रकार के हार्मोन हैं, एक तो इंसुलिन होता है और दूसरा ग्लूकागोन होता है। ये हार्मोन अग्नाशय द्वारा बनाए जाते हैं, जबकि इनसे बनने वाले जो एंजाइम है उनमें एमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज होते हैं। तो देखिए ये एक ऐसी आपकी अंतःस्रावी और बहिस्रावी ग्रंथि है जो हार्मोन भी बनाती है और एंजाइम भी बनाती है। नेक्स्ट देखते हैं अपने नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह दी जाती है, कारण थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है और यह हार्मोन प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट के उपापचय को नियंत्रित करता है। बिल्कुल सही है। देखिए आयोडीन जो युक्त नमक है, क्योंकि जो आपकी थायराइड ग्लैंड है वो 2 हार्मोन T3 और T4 बनाती है और उनके संश्लेषण के लिए हमारे शरीर में आयोडीन तत्व के होना बहुत ही जरूरी है, इसलिए आयोडीन युक्त नमक प्रयोग करने की सलाह दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की क्या भूमिका है। देखिए जो मस्तिष्क होता है वो हमारे शरीर का मुख्य समन्वय का केंद्र होता है, लेकिन अगर हम प्रतिवर्ती क्रियाओं की बात करें तो वे उद्दीपन या अनुक्रियाएं जिनमें मस्तिष्क की भूमिका नहीं होती है
मेरुरज्जु की भूमिका होती है, जो मेरुरज्जु द्वारा नियंत्रित होती हैं, उन्हें कहा जाता है प्रतिवर्ती क्रिया। तो यहाँ मस्तिष्क की भूमिका प्रत्यक्ष रूप से तो जो मस्तिष्क है उसकी कोई भूमिका नहीं होती है, यानी एक गार्जियन की तरह काम करता है मस्तिष्क, जहाँ प्रतिवर्ती क्रियाओं में मस्तिष्क की प्रत्यक्ष रूप से कोई भी भूमिका नहीं होती है। अब देखिए प्रतिवर्ती क्रियाएं कहाँ से नियंत्रित होती हैं, तो ये हमारे मेरुरज्जु द्वारा नियंत्रित होती हैं। कारण क्या है इसका, देखिए कुछ जब हमें कोई भी उद्दीपन मिलता है, कई प्रकार के उद्दीपन, जैसे अगर आपका पैर किसी कांटे पर रखा जाए, आपका हाथ किसी गर्म वस्तु को छू ले, तो तुरंत आपका एक्शन होता है, आप अपने पैर को उठा लेते हैं, हाथ को दूर कर लेते हैं। तो ये ऐसी क्रियाएं हैं जो हमारी इच्छा शक्ति से नहीं होती हैं। तो प्रतिवर्ती क्रियाएं अनैच्छिक होती हैं और इनको बहुत कम समय में करना होता है। तो इसलिए अगर इनसे मिलने वाला उद्दीपन हमारे मस्तिष्क तक जाता है तो वहाँ सोचने, समझने में और विचार करने में समय लग सकता है। और यही कारण है कि कुछ जंतु ऐसे भी हैं जिनमें या तो मस्तिष्क नहीं है या उनके सोचने की क्षमता बहुत धीमी है। तो उस समय ये प्रतिवर्ती जो क्रिया है इसका विकास हुआ था। अचानक घटनाएं जो घटती हैं आपके साथ, जैसे कोई भी पत्थर आपकी आंख की तरफ आता है तो आप अचानक से आंख बंद कर लेते हैं, तो वो क्रियाएं जो है वो मस्तिष्क से कंट्रोल नहीं होती, जबकि मेरुरज्जु से कंट्रोल होती हैं। चूंकि हमारा मस्तिष्क बहुत विकसित है, इसके सोचने की, समझने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए कुछ प्रतिवर्ती क्रियाएं जो आपकी गर्दन या धड़ से संबंधित हैं, जैसे आपकी आंख की पुतली का छोटा या बड़ा होना, आपकी आंख की पेशियां जो हैं इनका नियंत्रण केंद्र जो है आपके मध्य मस्तिष्क के अंदर है, छींकना, खांसना, आपका रक्तदाब, तो इनके जो केंद्र हैं ये आपके मेडुला ऑब्लांगेटा के अंदर हैं। तो आपका सीधा सा उत्तर होना चाहिए, सबसे पहले प्रतिवर्ती क्रिया किसे कहते हैं, फिर ये कहाँ पर नियंत्रित होती हैं, और उसके बाद मस्तिष्क की भूमिका प्रत्यक्ष ना दिखा करके आपको अप्रत्यक्ष भूमिका यहाँ पर बतानी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि परागण क्रिया निषेचन से किस प्रकार भिन्न है। देखिए परागण का मतलब होता है कि जो आपके पुष्प के पराग कण होते हैं, इन पराग कणों का पुष्प की वर्तिकाग्र तक पहुंचना। मान लीजिए मैं एक पुष्प का डायग्राम बनाता हूं, तो ये जो पराग कण है यहाँ, ये किसी भी माध्यम से, हवा से, जल से या कीट पतंगों से पुष्प की वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं तो उसे तो कहा जाता है परागण। जबकि इन पराग कणों का नर युग्मक जो होते हैं इनका और मादा युग्मकों का जो संलयन होता है उसे कहा जाता है निषेचन। तो ये अंतर है कि परागण जो है वो पराग कणों का पुंकेसर से वर्तिकाग्र तक पहुंचना होता है, जबकि निषेचन जो है वो नर और मादा युग्मकों के संलयन की प्रक्रिया है, उसे हम निषेचन कहते हैं। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आपसे सीधा सीधा मादा जनन तंत्र का चित्र पूछा गया है, तो मैं तो ये कहूँगा कि जैव प्रक्रम आपके चैप्टर है, उसमें जितने भी सिस्टम हमारी बॉडी से संबंधित हैं उन सब के चित्र को बार बार बनाइए और बार बार उनकी प्रैक्टिस करिए। बोर्ड एग्जाम के अंदर एक बड़ा क्वेश्चन आपसे जैव प्रक्रम में चित्र सहित पूछा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि मेंडल के प्रयोग से कैसे पता चला कि विभिन्न लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं। अब देखिए इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर आप किसी पौधे के दो लक्षणों को ले लें, जैसे मान लीजिए मैं मटर के बीज के आकार की बात करूं, तो इसमें प्रभावी लक्षण क्या होता है, गोल होता है, और जो बीज का रंग है वो पीला। ये दोनों प्रभावी लक्षण हैं, बीज का गोल होना और रंग का पीला होना प्रभावी लक्षण है। तो हमने यहां पर दो लक्षणों को एक साथ सेलेक्ट किया, तो ये मेंडल का नियम क्या कहता है कि जब ये लक्षण अगली पीढ़ी में जाते हैं तो एक लक्षण की वंशागति पर दूसरे का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यानी कि जो गोल, बीज का गोल होने का जो लक्षण है वो पीले रंग को पकड़ के नहीं रखता। ये दोनों लक्षण अपनी मर्जी से अगली संतति में, अगली पीढ़ी में ट्रांसफर होते हैं। ना तो बीज के आकार का बीज के रंग पर कोई कंट्रोल होता है और ना ही बीज के रंग का बीज के आकार पर कोई कंट्रोल नहीं होता है। इसे समझने के लिए मेंडल ने एक द्विसंकर संकरण करवाया। द्विसंकर संकरण का मतलब होता है कि अब जो भी संकरण हम करवाएंगे वहां पर दो लक्षणों को एक साथ लिया जाएगा। तो मैं इसे चेकर बोर्ड के माध्यम से आपको समझाता हूं। सबसे पहले देखें इस नियम को देखते हैं कि नियम क्या कहता है कि इस नियम के अनुसार दो जोड़ी विप्रयाशी लक्षणों, दो जोड़ी जैसे हमने बीज का रंग और बीज का आकार लिया वाले दो पौधों के बीच संकरण करवाया जाता है, तो इन लक्षणों का पृथक्करण, यानी दोनों लक्षण जब पृथक पृथक होते हैं तो स्वतंत्र रूप से होते हैं। एक लक्षण जब दूसरी पीढ़ी में जाता है तो उसके ऊपर दूसरे लक्षण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे हमने
एक पौधा ऐसा लिया जिसके बीज गोल हैं, शुद्ध रूप से गोल हैं, दोनों कैपिटल आर हैं, यानी दोनों ही जीन प्रभावी लिए हमने। समयुग्मजी पौधा है ये। समयुग्मजी उसे कहते हैं जहां पर किसी भी लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन प्रभावी या फिर अप्रभावी हो तो उसे समयुग्मजी कहा जाता है। तो यहाँ हमने एक समयुग्मजी पादप लिया है जिसके बीज गोल हैं और रंग उनका पीला है। दूसरा पौधा हमने लिया है जहां पर बीज झुर्रीदार हैं और रंग उनके हरे हैं, यानी ये भी समयुग्मजी पादप है, दोनों के स्मॉल आर और दोनों स्मॉल वाई हमने लिए हैं। जब इन दोनों पौधों में संकरण करवाया जाता है तो हमें F1 पीढ़ी प्राप्त होती है। अब F1 पीढ़ी का आप जीनोटाइप देखेंगे तो आपको एक कैपिटल आर दिखाई दे रहा है, एक स्मॉल आर, एक कैपिटल वाई और एक स्मॉल वाई। यानी इस पौधे के अंदर बीज के आकार को नियंत्रित करने वाला यानी गोल बनाने वाला जीन भी है और झुर्रीदार बनाने वाला जीन भी है। लेकिन जो बीज का आकार गोल है ये प्रभावी लक्षण है, ये अपने आप को प्रकट करता है। तो बीज यहाँ पर कैसे होंगे, सारे के सारे जो बीज हैं वो गोल होंगे और पीले होंगे। लेकिन इस पौधे की अगर हम बात करें तो ये समयुग्मजी ना होकर के विषम युग्मजी है। अब इन्हीं पौधों में जब स्व निषेचन करवाया जाता है, यानी ऐसा ही दूसरा पौधा लेंगे और उनके बीच जब हम निषेचन करवाते हैं तो देखिए सबसे पहले हमें युग्मक बनाने आने चाहिए कि ये युग्मक हम कैसे बनाते हैं। देखिए हमारा जो पौधा था वो था कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो पहले आप एक लक्षण का एक जीन लें और दूसरे लक्षण का एक जीन लें, तो यानी क्या हो गया कैपिटल आर कैपिटल वाई, फिर कैपिटल आर स्मॉल वाई, तो देखिए कैपिटल आर स्मॉल वाई, फिर दूसरा जीन लें और नेक्स्ट लक्षण का पहला जीन ले लें स्मॉल आर कैपिटल वाई, और इसी तरह से फिर आ जाएगा स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब इनमें से एक को मैं मान लेता हूं ये नर और ये मान लेता हूं मैं मादा युग्मक। अब इनका संयोजन करवाएं, देखिए कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, इसका इसके साथ संयोजन करवाएं, संलयन करवाएं, तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इस तरह से हम इस टेबल को पूरा कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने इस चेकर बोर्ड को कंप्लीट कर लिया। अच्छा ये रह गया, मैं पूरा कर देता हूँ। अब यहाँ पर आप देखिए अगर मैं इस पहले पौधे की बात करूँ तो ये पौधे के जो बीज हैं वो गोल हैं और पीले हैं, गोल और पीले। अगर इनकी बात करूँ तो कैपिटल आर यानी गोल है, कैपिटल वाई आ गया, इसका मतलब पीले हैं, दूसरा पौधा हो गया। इस पौधे की बात करेंगे तो भी कैपिटल आर आ गया और वाई आ गया, इसका मतलब ये भी पौधा कैसा है, ये पौधा आपका बीज इसके गोल होंगे और पीले होंगे। यहाँ पर भी ये चौथा पौधा आ गया आपका जहाँ पर कैपिटल आर भी आपको दिखाई दे रहा है, कैपिटल वाई भी दिखाई दे रहा है। ये आपका पांचवा हो गया, कैपिटल आर है कैपिटल वाई यहाँ पर है, कैपिटल आर और कैपिटल वाई यहाँ भी है, तो ये आपका छठा पौधा हो गया। उसके बाद ये सातवां हो गया, उसके बाद ये आठवां पौधा हो गया, उसके बाद ये आपका नौवां पौधा हो गया। यानी 9 पौधे ऐसे हैं आपके पास जो जिनके बीज गोल हैं और पीले हैं। ऐसा तो हमारा जो आपने मात्र पौधा स्टार्ट किया था, जनक जो पौधे थे वो ऐसे थे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अगर मैं इन पौधों की बात करूंगा, देखिए ये पौधा देखिए आप, एक ये आपका झुर्रीदार है और पीला है, ये एक पौधा आपका झुर्रीदार है और हरा है। अगर आप इस पौधे की बात करें तो झुर्रीदार भी है लेकिन साथ में कैपिटल वाई है, इसका मतलब पीला है। ये कंडीशन इसके साथ भी है और इसके साथ भी है, यानी ये 3 पौधे अगर आप बात करेंगे तो 3 पौधे कैसे हैं, झुर्रीदार और पीले हैं। बच गए कौन से, ये बच गए। तो ये देखिए गोल है लेकिन हरे हैं। 3 पौधे कैसे हैं, जिनके बीज गोल हैं और रंग कैसा है, हरे रंग के हैं। तो अब देखिए मैं वापस पहले वाली स्लाइड पर आपको ले चलता हूं। अगर ऐसा होता कि गोल बीज हमेशा ही पीले होते और झुर्रीदार बीज हमेशा ही हरे होते तो क्या आपको ये अनुपात कहीं मिलता, झुर्रीदार और पीले, ठीक है ये तो जनक पौधे हैं कोई दिक्कत नहीं है, बट झुर्रीदार और हरे होना या गोल और हरे होना ये तभी संभव हुआ जब एक लक्षण का दूसरे लक्षण की वसागति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हर एक लक्षण अगली पीढ़ी में स्वतंत्र रूप से जाता है। इसीलिए आपको अनुपात यहाँ मिला 9:3:3:1 और इसे कहा जाता है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हमारा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये इसी से लिया गया, मैं इसको यहीं समझा देता हूँ। छोटा क्वेश्चन देखिए कि एक नीले फूल वाले पौधे का संकरण एक सफेद फूल वाले पौधे से करवाया गया। ये यहाँ पर सही प्रिंट नहीं है, मैं इंग्लिश का देखिए, यानी कि एक नीले फूल यानी कैपिटल बी और इसका संकरण करवाया गया वाज क्रॉस्ड विद वाइट कलर। वाइट कलर के लिए स्मॉल बी लिया जाएगा, देखिए गलत मिस प्रिंट है यहाँ पर। अब देखिए
F1PD में कैसे पौधे प्राप्त होंगे? तो F1PD में देखिए यहाँ से युग्मक क्या बनेगा? B बनेगा। यहाँ से क्या युग्मक बनेगा? स्मॉल b बनेगा। दोनों का संलयन होगा, क्या बनेगा? कैपिटल B और स्मॉल b। ये बन गई आपकी F1PD। अब F1PD में कैपिटल B है जो कि प्रभावी लक्षण है, इसलिए सारे के सारे पौधे जो होंगे वो ब्लू कलर के फ्लावर्स वाले होंगे। फिर हम इनसे एक और पीढ़ी प्राप्त करेंगे जिसको हमने कहा F2PD। तो F2PD अभी मैं आपको समझा के आया था कि अगर आपके पास कैपिटल B और स्मॉल b है तो आप चेकर बोर्ड बना लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आप एक ही लक्षण को ले रहे हैं तो 4 पौधे आपको मिलेंगे। अब यहाँ से हम एक कैपिटल B लिया, एक हमने स्मॉल b लिया, यहाँ से एक कैपिटल B लिया और एक स्मॉल b लिया, ये युग्मक बना दिया हमने। इन युग्मकों का संलयन करवाइए, देखिए कैपिटल B कैपिटल B, कैपिटल B स्मॉल b, कैपिटल B स्मॉल b और स्मॉल b। तो किस तरह के पौधे मिल रहे हैं आपको? देखिए अगर जहाँ पौधा कैपिटल B वाला है वो तो ब्लू है, और अगर स्मॉल b वाला है तो वो व्हाइट है। लेकिन अगर कैपिटल B और स्मॉल b वाला है तो प्रभावी लक्षण अपने आप को प्रकट करता है, और प्रभावी लक्षण आपका ब्लू है तो ये पौधे ब्लू ही होंगे, ब्लू फ्लावर्स वाले होंगे। तो यहाँ देखिए आपको क्या अनुपात मिल रहा है? 3:1 मिल रहा है, यानी 3 पौधे ब्लू फूलों वाले होंगे और एक पौधा कैसा होगा? व्हाइट फूलों वाला होगा। ठीक है, ये इसका अनुपात रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं। ये डायग्राम से आपको समझाना था जो मैं समझा चुका। प्रकाश संश्लेषण के दौरान एक पत्ती के आपको अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र, तो चित्र तो मैंने आपको बता दिया, जितने भी हैं सारे इंपॉर्टेंट है, आप उनको बना बना करके बार बार प्रैक्टिस करिए उनका। प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन से होने वाले विभिन्न घटनाओं को लिखिए। तो देखिए प्रकाश संश्लेषण होता क्या है? जो भी हरे पौधे हैं जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है वो सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का उपयोग करके कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, सूर्य का जो प्रकाश है उसको क्लोरोफिल द्वारा अवशोषित किया जाता है, यानी सूर्य का प्रकाश क्या होता है? अवशोषित होता है, और इसे रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। दूसरा क्या होता है कि जो वाटर है इसका अपघटन होता है, और वाटर का जब अपघटन होता है तो ऑक्सीजन गैस रिलीज कर दी जाती है, निष्कासित कर दी जाती है, और प्रोटॉन यानी इसका जब अपघटन होता है तो हाइड्रोजन आयन बनते हैं और ऑक्सीजन गैस है जिसको छोड़ दिया जाता है। तीसरे में जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसका अपचयन होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड के अपचयन से क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट बनता है C6H12O6। तो ये सारे काम होते हैं जब प्रकाश संश्लेषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव में लार और पितरस के कार्यों का वर्णन कीजिए। अब लार आपको पता है कहाँ बनती है? मुंह में बनती है। पितरस कहाँ बनता है? आपका जो बाइल जूस है ये आपका बनता है लीवर के अंदर। तो लार की अगर हम बात करें, देखिए सबसे आसान सा काम देखिए पाचन में क्या होता है कि लार जो अब जब भी हमारे मुंह में भोजन जाता है तो लार मिलने से लार की जो श्लेष्मा होती है वो उस भोजन को लसलसा बना देती है, जिससे वो आमाशय तक आसानी से पहुंच जाता है। दूसरा अगर लार की बात करें तो इसमें एमाइलेज, जिसको एमिलेज लिखा गया आपकी किताब में, एमिलेज या एमाइलेज, इस तरह के एंजाइम पाए जाते हैं। इस एमाइलेज में हमारी जो लार है उसमें टाइलिन एंजाइम पाया जाता है जो कि मंड यानी स्टार्च को सरल शर्करा में बदलने का काम करता है, सरल शर्करा के अंदर बदलने का काम करता है। तो ये दो काम मुख्य हैं। पहला काम हो गया कि ये भोजन को लसलसा बनाती है जिससे भोजन हमारे आमाशय तक आसानी से पहुंच जाता है, और दूसरा इसमें एमाइलेज जो एंजाइम है जिसमें मुख्य रूप से टाइलिन होता है वो मंड को किस में बदल देता है? सरल शर्करा में बदलने का काम करता है। अगला पूछा गया आपसे कि जो पितरस है इसके कार्यों का वर्णन करिए कि इसका क्या काम है। इसका अगर मुख्य काम मुझे कोई पूछे तो मैं कहूँगा इसका मुख्य काम है वसा का पाचन, क्योंकि वसा को इमल्सिफाई कर देता है, इमल्सीकरण कर देता है, तो ये वसा के पाचन में सहायक है। और वसा में घुलने वाली जो प्रोटीन होती हैं जैसे ADE के, ये प्रोटीन वसा में घुलती है, इनके अवशोषण को ये बढ़ाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये हमारे जो खाना है वो आमाशय के बाद, आमाशय के अंदर आपका खाना अम्लीय होता है, खाना जो आमाशय के अंदर अम्लीयता आ जाती है भोजन के अंदर HCl की वजह से, और इस अम्लीय भोजन को क्षारीय करने का काम करता है। अम्लीय भोजन को ये पितरस क्या करता है? क्षारीय कर देता है, क्योंकि पितरस की जो pH है वो 7.5 से 8.5 के बीच में होती है। तो आप अगर नोट करना चाहें तो मैं आपको इसके कार्य बता देता हूँ। देखिए जो पितरस है वो यकृत में बनता है और इसकी प्रकृति क्षारीय होती है, pH इसकी 7.5 से 8.5 के बीच होती है। नंबर 1, जो आमाशय से भोजन आता है उसको क्षारीय करता है, वसा का इमल्सीकरण करता है जिससे उसका पाचन आसान हो जाता है, वसा में घुलनशील विटामिन जैसे कि ADE के अवशोषण को बढ़ाता है, और लास्ट है इसका लाइपेज एंजाइम को सक्रिय करता है। लार की अगर हम बात करें तो ये भोजन को लसलसा बनाती है। इसमें उपस्थित
एंजाइम एमाइलेज जो स्टार्च को किस में बदलता है, शर्करा में बदलता है। हाँ, एक लाइसोजाइमिन में पाए जाते हैं हमारी लार के अंदर, जो हमारे मुंह के अंदर जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं उनको नष्ट कर देते हैं, जिससे मुंह के अंदर मौजूद हानिकारक सूक्ष्म जीवों की संख्या को ये कम भी करता है। तो ये भी इसका एक बहुत शानदार काम हो गया हमारे भोजन के पाचन के अंदर, तो आप नोट कर सकते हैं इनको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, ये सब क्वेश्चन थे, एक या दो क्वेश्चन और बच गए जो ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन थे, उनके बारे में हम बात करते हैं, जो मैं पहले नहीं करवाए थे मैंने आपको। हाँ जी, ये क्वेश्चन रह गया था कल कि खनिज और अयस्क में क्या अंतर होते हैं। खनिज और देखिए, जो भूपर्पटी में जिनको खनन की क्रिया से निकाला जाता है उन्हें तो कहा जाता है खनिज। भूपर्पटी से जो जिनको खनन की प्रक्रिया द्वारा निकाला जाता है। अब जिन खनिजों के अंदर धातु की मात्रा ज़्यादा होती है, धातु की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है, उन्हें कहा जाता है अयस्क। यानी कि जो अयस्क होते हैं इनसे हम धातु का निष्कर्षण कर सकते हैं, धातु निकाल सकते हैं। जबकि जो खनिज होते हैं इनमें धातु की मात्रा अधिक नहीं होती है, और जिनमें अधिक मात्रा होती है उन्हीं को क्या कहा जाता है, अयस्क कहा जाता है। यानी जितने भी अयस्क हैं वो सारे के सारे खनिज हैं, लेकिन सारे के सारे जो खनिज हैं वो अयस्क नहीं होते हैं। तो अयस्क केवल उन्हीं खनिजों को कहा जाता है जिनमें धातु अधिक मात्रा में, जिनसे धातु कम खर्च पर सुविधापूर्वक हम निष्कर्षित कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, उन खनिजों को ही क्या कहा जाता है, अयस्क कहा जाता है। इसके अलावा कल के क्वेश्चन में मैंने आपको जो देखिए यहाँ पर एक सूत्र, दर्पण सूत्र आपको लिखवाया था, 1/v + 1/u = 1/f। इसमें गलती से मैंने u और v को गलत बता दिया था आपको। देखिए, u जो होता है वो होता है बिंब की दूरी, यानी वस्तु की दूरी, और v जो है वो प्रतिबिंब की दूरी होती है। ये प्रश्न आपका रह गया था कि गोलीय दर्पणों द्वारा परिवर्तन के लिए प्रयुक्त चिन्ह परिपाटी, यानी आप कैसे तो बिंब की दूरी को दे देते हैं माइनस में या प्लस में, अगर हाइट की बात हो तो कैसे प्लस या माइनस। तो मैं आसान सा तरीका आपको बताता हूँ। देखिए, जब भी आप ग्राफ बनाते हैं तो इस तरह इसको आप एक्स एक्सिस लेते हैं और इसे आप वाई एक्सिस लेते हैं। इधर जो भी दूरियां या कोई भी वैल्यू आप लेते हैं वो वैल्यू किस में ली जाती है, धनात्मक ली जाती है। और वाई एक्सिस के ऊपर जो आप वैल्यू लेते हैं वो किस में लेते हैं, वो भी धनात्मक ली जाती है। अब अगर मैं इस ग्राफ को और बढ़ा दूँ इस साइड में और इस साइड में बढ़ा देता हूँ, तो इधर -x हो जाता है आपका और इधर आपका -y हो जाता है। ये आपका ग्राफ का मूल बिंदु है। अब दर्पण चाहे उत्तल हो चाहे अवतल दर्पण हो, आपको उस दर्पण को यहीं पर रखना होता है, यानी मूल बिंदु पर आप लेते हैं, और ये आपका ध्रुव होता है। अब अगर हम दूरियों की बात करते हैं तो सभी दूरियों को इस लेंस के इस ध्रुव से मापा जाता है, और जो ये मुख्य अक्ष है इसके समानांतर ही आप दूरियों को मापते हैं। वस्तु को हमेशा ही आपको लेफ्ट हैंड साइड की तरफ यानी बाईं तरफ रखना होता है, चाहे लेंस आपका उत्तल है, सॉरी दर्पण आपका चाहे उत्तल है चाहे अवतल है, आप वस्तु को हमेशा लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ही रखेंगे। तो आप देखिए, जो भी आपकी वस्तु है उसकी दूरी की अगर मैं बात करूं तो आप -x पर उसको ले रहे हैं, तो दूरी किस में ली जाएगी, वस्तु की जो दूरी होगी, चाहे आपका उत्तल दर्पण है चाहे अवतल दर्पण है, वो ऋणात्मक में होगा। अगर मैं बिंब या प्रतिबिंब की हाइट की बात करूं, अगर वो मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर है तो आप इस हाइट को लेंगे धनात्मक, और अगर मुख्य अक्ष के नीचे की तरफ है तो आप इसे लेंगे ऋणात्मक। तो मैं इसे एक डायग्राम से आपको समझा देता हूं। देखिए, यहां समझिए आप, ये सबसे पहले हमने एक उत्तल दर्पण लिया है। अब मैं इससे कुछ संबंधित कुछ बातें आपसे पूछूं उत्तल दर्पण से संबंधित, कि भाई इसकी जो फोकस दूरी होगी वो किस में ली जाएगी। तो ये आपका उत्तल दर्पण है, इसका फोकस किस साइड में है, एक्स, और ये दूरी किस में ली जा रही है, धनात्मक, तो इसकी फोकस दूरी हमेशा किस में होगी, धनात्मक होगी। वस्तु को हमेशा आप किस तरफ रखते हैं, आप लेफ्ट हैंड साइड की तरफ रखते हैं, आप बाईं तरफ रखते हैं, तो वस्तु हमेशा ही धनात्मक होगी, जो दूरी होगी वो धनात्मक ली जाएगी। जबकि अगर अवतल दर्पण की बात करेंगे तो रखेंगे तो उसको कहाँ पर, मूल बिंदु पर ही। इसकी फोकस दूरी किस तरफ है, हमेशा ही जो आपका ये वृत्त बनता है इसके केंद्र की तरफ आपका फोकस होता है। तो ये किस तरफ आप ले रहे हैं, ये दूरी जो मुख्य फोकस पर, मुख्य अक्ष पर जो फोकस दूरी आप ले रहे हैं वो किस तरफ ले रहे हैं, -x पर ले रहे हैं। तो यहाँ पर जो फोकस दूरी होगी वो किस में ली जा रही है, ऋणात्मक ली जा रही है। यानी धनात्मक होती है किस केस में, उत्तल के केस में, और ऋणात्मक होगी किस केस में, अवतल के केस में। तो बस इन्हीं चीनी परिपाटी को बस आप इतना डायग्राम ध्यान रखिए कि ये x होता है आपका, ये -x होता है, ये y होता है और ये -y होता है।
और वस्तु को हमेशा ही किस तरफ रखना है आपको, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ रखना है, चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो। तो ये था हमारा बोर्ड का पहला सैंपल पेपर। तो ये था हरियाणा बोर्ड द्वारा जारी किए गए विज्ञान के सैंपल पेपर का सॉल्यूशन। आगे भी जो सैंपल पेपर आएंगे हम उनका सॉल्यूशन बनाते रहेंगे, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इन वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जो इस बार बोर्ड का एग्जामिनेशन दे रहे हैं। थैंक यू।